हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जो ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम बात कर रहे थे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और ये आपका हिस्टोरिकल अप्रोच, इसका डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हमने क्या है कुछ बातें की थी। एक तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उसके अनुसार चलना है। मतलब ये जो हमारे 9 क्वेश्चंस हैं, 8-9 क्वेश्चन हैं, इसमें हमारा सिलेबस आया है जो मॉडिफाइड सिलेबस है। ये आपका 2020-21 के लिए फॉर 11th क्लास, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या है समझना है, प्रिपेयर करना और नोट्स बनाने हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिस्ट्री? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या इसकी रेलिवेंसी और स्कोप है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या है जनरल इंट्रोडक्टरी लेवल पर क्या है उस दिन बात की थी। इसी के अनुसार हमको क्या है नोट्स बनाने हैं और नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो इसको क्या है एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। क्या लिखा है इसमें केमिस्ट्री में? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जैसा उस दिन बता रहे थे कि क्या कि मैटर से रिलेटेड जो प्रिपरेशंस होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं और उसकी जो रिएक्शंस होती हैं, ये जो है जिस ब्रांच के अंतर्गत आती हैं साइंस की, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं और प्रिसाइज वे में और जो है मतलब एक्यूरेट वे में कि केमिस्ट्री में आल्सो बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी भी मैटर की जो साइंस होती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या है उसका प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएंगी, स्ट्रक्चर भी हो जाएगी, रिएक्शंस भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है एक जनरल सी डेफिनेशन है जो हमको क्या है ध्यान रखनी है। ध्यान इस सेंस में रखनी है कि देखिए जब हम एक सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, अब क्या है केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, तो अगर हमको उसकी जड़ के बारे में मालूम होगा तो हमारा क्या है इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो सकता है। इसी पर्पज़ से ये क्या है नोट्स भी बनाए हैं और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। हालांकि क्या है ये सीधे बोर्ड एग्जाम और वैसे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, लेकिन क्या है एक इंटरेस्ट डेवलप के पर्पज़ से ये क्या है आपको बताया जा रहा है। अब केमिस्ट्री इज कंसर्न विद रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एटमॉस्फेयर, तमाम तरीके की चीज़ें जो भी हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो रॉक्स हों, रॉक्स मतलब चट्टान, पत्थर, मिट्टी, मिनरल्स जो खान होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एयर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, एटमॉस्फेयर, सब की स्टडी मैटर लेवल पर किस में आएगी केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। इन ब्रीफ केमिस्ट्री डील्स विद एवरीथिंग विच इज एसेंशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फॉर एडिंग कलर्स टू इट। और हम इसको क्या है रेलिवेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि वो हर एक चीज़ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हमारी लाइफ को अधिक सुविधापूर्वक बनाने में सहायक है, वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर ब्रांच ऑफ साइंस से भी लिंक्ड रहती है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस भी कहते हैं और इसीलिए इसको मदर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिस्ट्री को हम स्टडी की सहूलियत के हिसाब से कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या है अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी ब्रांच डेवलप होगी और आज की डेट में बहुत सारी ब्रांच हैं, लेकिन हमको क्या है मेन ब्रांच के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांच। द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर एज फॉलोज। मेन कौन कौन सी हैं कुछ को तो आप जानते ही हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
की स्टडी करें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग जो भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बिहेवियर के बारे में स्टडी करें, वो क्या है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? डील्स विद हाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिपेंडेंट बाय केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टी लेवल पर जिसकी हम स्टडी करते हैं, जो सीधा लिंक्ड होता है हमारा क्या, मैटर के प्रॉपर्टीज से, स्ट्रक्चर से, रिएक्शन से, वो सब किस में आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। बायोकेमिस्ट्री में क्या है? डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री टू बायोलॉजिकल सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें जो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है वो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड केमिस्ट्री की स्टडी है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, दवाइयाँ जो हम क्या है फसलों में होने वाली रोगों की रोकथाम के लिए यूज़ करते हैं। और हमारा क्या हो गया? सीड्स हो गए, सीड्स के बेटरमेंट के लिए, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स के प्रोडक्शन में भी क्या है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की योगदान रहता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारी पूरी ड्रग इंडस्ट्री आती है। ड्रग्स इंडस्ट्री मतलब ये मेडिसिन्स वगैरह जो होती हैं, तमाम तरीके के रोगों को रोकने के लिए जो वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स होती हैं वो सब किस में आती हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आती हैं। तो ये 6-7 जो है हमारी मेन ब्रांच थी, ठीक है, केमिस्ट्री की। तो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड। दूसरा जो पॉइंट है हमारा इसी क्वेश्चन में वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि इस पर क्या है बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है और आप खुद भी समझते हो, उस दिन भी बात हुई थी कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है और स्कोप है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है हमको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain, operation of computer, production in chemical industries, manufacturing alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys। टॉपिक हमारा यहाँ ये है कि केमिस्ट्री की मेन इम्पोर्टेंस कहाँ है। तो केमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत हैं, जो इसकी थ्योरी है, जो इसकी साइंस है, वो क्या है हमारे जीवन के जो विविध आयाम हैं, डाइवर्स एरियाज हैं, जहाँ हम क्या है नई साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं, जैसे वेदर पैटर्न्स, मौसम की जानकारी, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में जो हमारा क्या है ये भी अपने आप में क्या है एक सुपर कंप्यूटर होता है ब्रेन। इसमें तमाम तरीके के क्या है बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को समझना, ब्रेन क्या होता है हमारी बॉडी में सबसे सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसको समझने में भी क्या है केमिस्ट्री की भूमिका होती है। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर लेवल पर क्या है तमाम तरीके के जो हमारे मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी क्या है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो भी क्या है केमिस्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कलीज़ को बनाने के लिए, एसिड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, डाइज़ जो हमारे क्या है डाइज़ का मतलब डाइज़ में जो हमारा कलरफुल मटेरियल्स होते हैं, पॉलीमर्स में हमारे रबर, प्लास्टिक सब आ जाता है, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, एलॉयज, ये सब क्या है हमारे इम्पोर्टेंस हैं केमिस्ट्री की इनमें, ठीक है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ए बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। अब जब इतनी इम्पोर्टेंस है तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और हमारी क्या है कंट्री लेवल को क्या है इकोनॉमी में केमिस्ट्री का डायरेक्टली क्या है कंट्रीब्यूशन होता है। इट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर बेसिक यूजफुल मटेरियल्स। फूड में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में इसका क्या है डायरेक्टली हमको लाभ मिलता है। बोथ कहने का मतलब यह है कि बोथ एट द लेवल ऑफ नेसेसिटीज एंड एट द लेवल ऑफ लग्जरियस केमिस्ट्री हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ टू द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य जाति के लिए क्या है आवश्यकता के स्तर पर भी और लग्जरियस मतलब सुविधापूर्ण लाइफ के स्तर पर भी केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री ने अपने आप को क्या है एक आवश्यक अंग के रूप में सिद्ध कर दिया है, ठीक है। आगे है मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स आर प्लेइंग। अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं हैं, मेडिसिन्स हैं,
उसमें भी क्या है, सीधा कंट्रीब्यूशन होता है किसका, केमिस्ट्री का। तो ये होगी किसकी बात, इम्पोर्टेंस की बात। इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद ए फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है मानव जाति के सामने वो है डिजीज़ वगैरह तो हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। उसकी वजह से क्या है, ये हमारा अर्थ प्लैनेट, मानव जाति और ये जो है मतलब जीवन जो है, लाइफ जो है इस प्लैनेट पे, वो क्या है, खतरे में है, डेंजरस जोन में है। तो इसको सोल्व करने के लिए भी क्या है, केमिस्ट्री बहुत हेल्प कर सकती है और कर रही है। मतलब हम क्या हैं, ऐसे मटेरियल को डेवलप कर सकते हैं जो पोल्यूशन फ्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जैसे CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो काफ़ी हानिकारक गैस होती है एनवायरनमेंट के लिए, ओजोन लेयर्स के लिए। उसके क्या है, साइंटिस्टों ने सब्स्टिट्यूट खोजने शुरू कर दिए और यूज़ हो रहे हैं, है ना। Nowadays the existence of an advanced civilization cannot be thought of without chemistry। मतलब बिना केमिस्ट्री के आज की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी लाइफ है, उसकी कल्पना करना क्या है, मुश्किल है। Therefore, इसलिए द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर मेकिंग मैनकाइंड हैप्पियर, हेल्दियर एंड वेल्दियर। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, मानव जाति को हैप्पियर, खुशी, हेल्दियर, स्वास्थ्यपूर्ण एंड वेल्दियर, संपन्न बनाने के लिए केमिस्ट्री का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री हो गया। इसको क्या है, आप एक एस्से के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म्स एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। देखिए, इस टॉपिक और ये सेकंड टॉपिक जो है, इसके बाद सीधा हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पर आ गए हैं। इसके बीच में क्या है, आपके सिलेबस में हर साल होता था नेचर ऑफ मैटर। इस चीज़ को नोट कर लो आप। इस साल जो इससे पहले वाले टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ मैटर है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, इन सबको क्या है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप उसको एक बार बुक में ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो हमारी बेसिक चीज़ है, 9th लेवल की चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक फ्लो डायग्राम बना दिया है मैटर से रिलेटेड, जो क्या है हमारा बहुत ही सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, इसको हमको क्या है, एक अपने माइंड में कंज्यूम करना है। अगर आपके दिमाग में ये फ्लो चार्ट या इसकी साइंटिफिक नॉलेज दिमाग में रही तो हमको बहुत हेल्प करेगी। उस दिन भी मैं समझा रहा था, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। मैटर क्या है, मैटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो गया। केमिकल क्लासिफिकेशन पर हम क्या है, मैटर्स को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस जो हैं ये हमारे ये 2 तरीके के हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को भी हम फिर 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मतलब ये भी जो हैं हमारे जितने भी आप डेवलप्ड हुए हैं 118 एलिमेंट्स, इनमें मोस्टली मेटल्स हैं 80%, और लगभग 20 के करीब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं 15-16 के करीब, और बाकी हमारे मेटेलॉइड्स हैं। कंपाउंड्स को हम जानते हैं, इनको हम मेनली 2 भागों में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। इसका और बहुत विस्तार कर सकते हैं, इसको आप जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि ये बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म्स एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। हालांकि ये हम जानते हैं कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 9th 10th लेवल पर, लेकिन फिर भी क्या है, एक थोड़ा सा नए कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एटॉमिक मास मतलब जैसे हम जानते हैं, जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि 2 चीज़ होती हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो वहाँ एटॉमिक नंबर हम कहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ एटॉमिक मास को एक्चुअल जो उसका एक्यूरेट वेट होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में है,
ठीक है, मास ऑफ एटम एक्यूरेटली, क्योंकि आज साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड उसके सहायता से हम क्या है, भले ही एटम क्या है बहुत ही छोटा पार्टिकल्स क्यों ना हो, लेकिन हम क्या है उसका मास मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से जो से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमको क्या है जानकारी होनी चाहिए। तो एटॉमिक मास, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये शुद्ध रूप से वो डेफिनेशन है जो आपको 9th में बताई गई है कि एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड, देखो गौर करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज ए मास ऑफ ए सिंगल एटम। ठीक है, सिंपल बात होगी, विच इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी AMU, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल u से। ठीक है, आपको ये बताया है भी हमारा मेन टॉपिक है इस समय एटॉमिक मास। क्या बताया, मास ऑफ एन एटम, और इस मास ऑफ एन एटम की जो यूनिट है इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो किस में करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में खाली U से बोलते हैं। U फॉर्म मतलब ये आपको कुछ बुक्स में AMU मिलेगा, कुछ में U। ठीक है, ये क्या है, लेटेस्ट है, U जहाँ भी हो जाए इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास की ये यूनिट है, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब इस AMU का क्या मतलब है एक्चुअल में, साइंटिफिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 1 AMU को देखो, अगर किसी भी चीज़ को हमको मेज़र करना है तो कहीं ना कहीं सिंपल फॉर्म में उसका एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो चूंकि एटम क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा पैमाना लेना था ताकि हम उसको क्या है, जो अदर एलिमेंट्स हैं, जितने भी टाइप्स के हमारे एटम्स हैं उनको हम नाप सकें। तो साइंटिस्टों ने ये माना कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। सॉरी ये यहाँ आएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ आप सही। तो 1 AMU क्या हो गया, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्टों ने एक पैमाना लिया कार्बन 12 मतलब आइसोटोप। कार्बन क्या है, उसके 2-3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, तो उन्होंने C12 लिया। इस C12 में इस कार्बन, एक कार्बन एटम का जितना भी मास होगा उसका 1/12, उसका 1/12 क्या मान लिया हमने, 1 AMU मान लिया, और इस ही के रेफरेंस में हमने सारे एटम्स का मास क्या हो मेज़र किया। एक्चुअल में क्या था कि पहले हाइड्रोजन के रिलेटिव में हम सब एलिमेंट्स को नापते थे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, सबसे हल्का था, लेकिन कैलकुलेशन और अदर फैक्टर्स की वजह से आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU क्या है, वो इतना वजन है जितना कार्बन के एक एटम का होता है, उसका 1/12। उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि अदर एलिमेंट्स के एटम्स का मास हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 AMU हमारा क्या होगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये ध्यान रखना है आपको। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि व्हेन एटॉमिक मास इज टेकन इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड मोलर एटॉमिक मास। अगर हम जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है या 16 U है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड मास यूनिट में ये हमारा क्या है, इसका मास हो गया 16 U। अगर हम इसको क्या है, सिर्फ यूनिट चेंज कर दें, सिर्फ इसकी U की जगह क्या कर दें, ग्राम्स कर दें, तो इसको हम बोलेंगे मोलर मास। आर यू गेटिंग पॉइंट? पॉइंट ये है
कि जब हम यूनिट चेंज कर देते हैं यूनिफाइड मास से या एटॉमिक मास यूनिट से उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा मोलर मास बन जाता है। When atomic mass is taken in grams, it is called molar atomic mass. Clear? Mass of one atom in AMU and mass of इतने atoms in grams are numerical equal. एक एटम का AMU में मास और इतने एटम्स का ग्राम्स में मास न्यूमेरिकल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जैसे हमने कहा कि 16 ग्राम्स ऑक्सीजन है, ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। कोई सा भी हो, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात, मतलब ये जो है सिग्निफिकेंस वाली बात है कि जितना उसका एटॉमिक ये मोलर मास होगा, मोलर एटॉमिक मास होगा, उतने ही में ही क्या है, इतने पार्टिकल्स होंगे, चाहे एलिमेंट्स कोई सा भी हो। जैसे हम कहें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 17 है, तो इसका मतलब है कि 17 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब हर एक एलिमेंट्स पर ये फंडा अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसी का ये रिपीटेशन है। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो है, ये जो हम पढ़ रहे थे, इसका सीधा मतलब ये होता है, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकुलर एटम कार्बन 12 एटम से कितना गुना भारी है, उसके रेफरेंस में हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक मास है ये सब इसी का विस्तार है। मोलिकुलर मास आप सब जानते हो कि मोलिकुलर मास अगर निकालना है तो किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर फार्मूले में जो भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास ऐड कर दो, वो हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स विच एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर इज नोन एज मोलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है? मोलिक्यूल की डेफिनेशन है। यहाँ तक, यहाँ से क्या है? द मास ऑफ मोलिक्यूल इज मेजर्ड बाय एडिंग द मास ऑफ द एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मोलिक्यूलर, थस द मास ऑफ ए मोलिक्यूल कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम पर मोल्स। हाई स्कूल लेवल की बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है हमको, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे H2O का मोलिकुलर मास? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 1, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16, 18 एटॉमिक मास यूनिट में 18 हो जाएगा। अगर हम कहें कि मोलर मास तो 18 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है। भी केमिस्ट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर को केमिस्ट्री की साइंटिफिक लैंग्वेज में जो नापा जाता है वो नापा जाता है मोल में। इसलिए हमें मोल से रिलेटेड क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है, लेकिन यहाँ हमको मोल के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।